नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की ज़िंदगी में सबके घर में खुशियां रहें, इस आशा के साथ हम महत्वाकांक्षा पार्ट 2 लेकर आए हैं। आजकल अवंतिका की निगाहें टीवी पर आने वाले अपने हीरे की ज्वेलरी वाले विज्ञापनों पर अटक जाती थी। हीरा नहीं पहना तो क्या पहना, अपनी खाली उंगलियों को देखकर वह ठंडी सांस भरकर रह जाती। समय कम है अवंतिका, 28 की होने को हो, 35 तक ढल जाओगी तो कुछ हासिल करना है, इसी दरमियान करना है। फिर ये रूप ये हुस्न रहे न रहे, अवंतिका अपनी सच्चाई से वाकिफ थी। ये जानती थी अदाओं के खेल की उम्र अधिक नहीं होती, लेकिन कमबख्त ख्वाहिशों की उम्र बहुत लंबी होती है। ये तो सांसें छूटने के साथ ही छूटती हैं। बस क्या करूँ, अमन सर ने तो पिछले दिनों ही उसे सोने के ईयररिंग्स दिलवाए थे। इतनी जल्दी हीरे की अंगूठी मुश्किल है। सुकेश के कहने का कोई मतलब भी नहीं था। क्या किया जाए, कैसे अमन सर को इसे में उतारा जाए। अवंतिका दिन रात इसी उधेड़-बुन में थी कि अचानक अमन के ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए। अवंतिका खुशी से झूम उठी। अब आलोक उसके नए बॉस थे। हीरा तो नए बॉस से ले ही लिया जाएगा सोचकर उम्मीद की किरण ने उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन आलोक को प्रत्यक्ष देखने के बाद उसकी चमक फक पड़ गई। दरअसल आलोक उसके पहले वाले दोनों बॉस से अधिक जवान था, लगभग 40 के आसपास। उम्र का कम फासला ही अवंतिका की चिंता का कारण था, क्योंकि इस उम्र में लगभग हर एक पुरुष अपने बेडरूम में संतुष्ट ही रहता है। कौन जाने मुझ में दिलचस्पी लेगा भी या नहीं। आलोक को देखकर अवंतिका के होंठ सिकुड़ गए। तभी विचार कौंधा कि वह औरत ही क्या जो किसी पुरुष को खुद के लिए दिलचस्पी पैदा न कर सके। और यह विचार आते ही अवंतिका ने आलोक को एक प्रोजेक्ट के रूप में देखना शुरू कर दिया। लक्ष्य हासिल हो या ना हो, लेकिन खेल तो मज़ेदार जरूर होने वाला है। सोच स्टाफ के अन्य कर्मचारियों के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी अवंतिका के आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। यह देखकर वह कुछ निराश हुई कि आलोक ने उसे ठीक से देखा तक नहीं, लेकिन अवंतिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हर बाजी जीतना चाहती थी। हुस्न, जवानी, अदाएं और शौकियाँ उसके हथियार थे। पर्सनल सेक्रेटरी तो थी, तो बहुत से पर्सनल काम जैसे बॉस के लिए कॉफ़ी बनाना, लंच ऑर्डर करना आदि भी अवंतिका ने खुद पर ले रखे थे। आलोक के लिए सब कुछ अपनी ड्यूटी समझकर कर रही थी। बगल में बैंगल बॉक्स में रखी चूड़ियाँ आखिर कब तक न खनकती। आलोक भी धीरे धीरे उससे खुलने लगा। बातों ही बातों में अवंतिका ने जान लिया कि एक्सीडेंट के बाद से आलोक की पत्नी के कमर से नीचे के अंग काम नहीं करते। पिछले लगभग 5 वर्षों का सारा समय दैनिक काम में भी नर्स की मदद हो रही थी। अवंतिका उसके प्रति सहानुभूति से भर गई। कभी कभार वह उससे मिलने आलोक के घर भी आने लगी। इससे आलोक के साथ उसके रिश्ते भी थोड़े नज़दीकियाँ बढ़ीं। इसी दौरान एक रोज़ उसे आलोक के शायराना शौक़ के बारे में पता चला। डायरी देखी तो सचमुच कुछ उम्दा गज़लें लिखी हुई थीं। अवंतिका उससे गीतों, गज़लों और कविताओं के बारे में अधिक से अधिक बात करने लगी। लंच भी वह उसके साथ आज के चैम्बर में ही करने लगी। खाना खाते समय अक्सर अवंतिका अपने मोबाइल पर धीमी आवाज़ में गज़लें चला देती, कभी कभार कुछ गुनगुना भी देती। आलोक भी उसका साथ देने लगा। अवंतिका ने उसके शौक़ को फिर से रोशन कर दिया। बात शौक़ की तो होती, कौन भला व्यक्ति पिघल न जाएगा। सर प्लीज़ कुछ लाइनें मुझ पर भी लिखिए ना, एक रोज़ अवंतिका ने प्यार से जिद की। आलोक केवल मुस्कुरा कर रह गया। सप्ताह भर बाद ही आलोक के पास के गांव में एक किसान कैंप अटेंड करने की सूचना मिली। अवंतिका को भी साथ जाना था। दोनों ऑफिस की गाड़ी से सुबह ही निकल गए। अवंतिका घर से सैंडविच बनाकर लाई थी। गाड़ी में बैठे बैठे ही दोनों ने नाश्ता किया, फिर एक ढाबे पर रुककर चाय पी। 2 घंटे के सफ़र में दोनों के बीच बहुत सी इधर उधर की और कुछ पर्सनल बातें भी हुई। कच्ची सड़क पर गाड़ी के हिचकोले उन्हें और भी अधिक पास आने का अवसर दे रहे थे। अवंतिका ने महसूस किया कि आलोक की पहले झटक पर टकराने वाली झिझक हर झटके के साथ लगातार कम होती जा रही है। मैन ऑल वी मैन, एक विज्ञापन का ख्याल आती ही अवंतिका मुस्कुरा दी। कैंप बहुत सफल रहा। हेड ऑफिस से मिली बधाई की मेल ने आलोक के उत्साह को डबल कर दिया।
वापसी तक दोनों काफ़ी कुछ अनौपचारिक हो चुके थे। खुशनुमा मूड में आलोक ने अपनी एक पुरानी लिखी गज़ल तरन्नुम में सुनाई तो अवंतिका दाद दिए बिना नहीं रह सकी। मैंने भी आपसे कुछ पंक्तियाँ लिखने को आग्रह किया था, कब लिखोगे? कहती है उसने धीरे से अपने से आलोक के कंधे की तरफ झुका दिया। उसके समर्पित स्पर्श से आलोक किसी मूर्ति की भांति स्थिर रह गया। अगली बार किसी तरह बोल पाया। यह अगली बार जल्द ही आ गई। विवाह के सालाना जलसे में भाग लेने के लिए दोनों को सपरिवार गोवा जाने का निमंत्रण मिला। आलोक की पत्नी का जाना तो मुमकिन न था। अवंतिका ने भी औपचारिक रूप से सुकेश को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने ऑफिस के में काम अधिक होने की असमर्थता जता दी थी। अवंतिका ने भी अधिक जिद नहीं की। उसकी आंखों में एक बार फिर हीरे की अंगूठी नाचने लगी। गोवा की रोमांटिक माहौल अवंतिका के मंसूबे में सहज से दूर रहा था कि 5 साल स्त्री के सानिध्य से दूर रहा युवा पुरुष बारूद से भरा होता। अवंतिका को बस दिया सलाई दिखाने भर की देर थी। आलोक बिना अधिक प्रयास के ही पके फल सा अवंतिका के पल्लू में टपकने को आतुर दिख रहा था। ढलती शाम बीच का खूबसूरत नज़ारा और कंधे पर झुका सिर मौन की भाषा बहुत कुछ कह रही थी। अवंतिका की कमर को अपनी बाहों में लपेटे हुए आलोक उसे अपने कमरे में ले आया। दूरियां कम होने लगी थीं। अवंतिका ने गर्म लोहे को चोट की। हमारे पहले मिलन की यादगार बनाने के लिए क्या उपहार दोगे? अवंतिका ने आलोक का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए पूछा। जो तुम चाहो। आलोक की आंखों में ढलता सूरज उतर आया। सोच लो, प्रेयसी इठलाई। सोच लिया। प्रीतम ने चांद तारे तोड़ लाने का जज्बा दिखाया। अभी अवंतिका कुछ और कहती, इससे पहले ही आलोक खुद पर नियंत्रण खो बैठा। अवंतिका ने लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन आलोक के पास सुरक्षा उपाय अपनाने जितना सब्र कहाँ था। देखा जाएगा हीरे की अंगूठी की कितनी कीमत तो चुकानी ही होगी। सोचते हुए अवंतिका ने अपने विचार झटके और उसका साथ देने लगी। आलोक को उसके सुख और के सामने कोहनूर भी सस्ता लग रहा था। गोवा से वापसी पर अवंतिका के हाथ में हीरे की अंगूठी झिलमिल कर रही थी, लेकिन काले को सफ़ेद भी तो करना था ना। सुकेश के साथ उसने एक दोबारा सुरक्षित संबंध बनाए और निश्चित हो गई। अगले ही महीने अवंतिका को अपने गर्भवती होने का पता चला तो यह तय नहीं कर पाई कि बच्चा प्रेम की परिणति है या हीरे की अंगूठी का बिल। गर्भ की प्रारंभिक जटिलताओं के चलते उसे ने जॉब से ब्रेक लेना पड़ा और फिर साहिल के 3 साल का होने तक ऑफिस नहीं जा पाई। इस बीच आलोक का ट्रांसफ़र हो गया और खुद अवंतिका की जॉब भी छूट गई। एक बार सिर से हाथ छूटा दोबारा पकड़ा ही नहीं गया। अवंतिका भी बच्चे के साथ गिरस्ती में उलझ गई। अवंतिका की दास्तान यहीं समाप्त नहीं हुई थी। उसकी ज़िंदगी में तो अभी यूटर्न लेना बाकी था। साहिल के 10 साल तक होते होते एक दिन अचानक सड़क पर दुर्घटना में सुकेश उन दोनों को छोड़कर परम धाम चला गया। 40 की उम्र में अवंतिका को फिर से नौकरी करनी पड़ी। नौकरी और बच्चा, अवंतिका दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रही थी। किशोर वय की तरफ बढ़ता साहिल शरारती से उद्दंड होने लगा था। स्कूल और पास पड़ोस हर जगह से उसकी शिकायतें आने लगी। अवंतिका भी क्या करती, नौकरी करनी भी ज़रूरी थी। साहिल के अकेलेपन, उसकी सुरक्षा और किस हद तक उसे व्यस्त रखने के ख्याल से अवंतिका ने उसके हाथ में स्मार्टफोन थमा दिया था। बस अब तो यही रह गई थी, कसर पूरी हो गई। माँ की गैर मौजूदगी में साहिल फ़ोन पर जाने क्या क्या देखता रहता। धीरे धीरे वह फ़ोन का आदी होने लगा। उसे वेब सीरीज़ और ऑनलाइन गेम्स की लत लग गई। देर रात तक फ़ोन पर लगे रहने के कारण उसका दिन शेड्यूल और बिगड़ने लगा। स्कूल में पिछड़ने लगा तो क्लास बंक करने की आदत पड़ गई। साहिल की किताबों के बीच सस्ता साहित्य मिलना तो आम बात हो गई थी। 1-2 बार अवंतिका को उसके कमरे से सिगरेट के धुएं की गंध भी महसूस हुई। कई बार पर्स से पैसे गायब हुए तो लगा अवंतिका के रोकने टोकने पर वह आक्रामक होने लगा। कुल मिलाकर अवंतिका को विश्वास हो गया कि लड़का उसके हाथ से निकल गया। वह स्वयं को पेरेंटिंग में असफल मानने लगी, लेकिन उसे रास्ते पर लाने में कोई तरीका उसे समझ में नहीं आया। पता नहीं किसका अंश है, या सुकेश का या आलोक का। किसी का भी आधा तो मेरा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद मेरे जीन्स ही हावी हो रहे हैं साहिल पर, तभी इतना बेकाबू हो रहा है। मैंने कब खुद को काबू में रखा तो उसे दोष दूँ? बबूल का यह पौधा तो खुद मेरा ही बोया है। किसी ने सच ही कहा था कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए।
अवंतिका की रात काली होने लगी। विचारों का अंधेरा इतना घना होने लगा कि 2 कदम की दूरी पर उसे कुछ न सूझे। उतरती सुबह कहीं जाकर आंख लगी तो सूरज चढ़ने पर सोती ही रही। उठकर देखा तो साहिल घर में नहीं था। स्कूल बैग सामने पड़ा देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि साहिल ने आज भी स्कूल बंक मार लिया। अवंतिका ने फ़ोन पर आज के ऑफिस से छुट्टी ले ली। अवंतिका ने एक कप चाय बनाई और कप लेकर बालकनी में बैठ गई। सोच की घड़ी फिर से चलने लगी। तभी उसे आलोक याद आया। मोबाइल में देखा तो अभी भी आलोक का नंबर सेव था। कुछ सोचकर अवंतिका ने फ़ोन लगा दिया। अरे अवंतिका, तुम इतने सालों बाद याद किया, कैसी हो तुम? सॉरी यार, सुकेश के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। आलोक ने अपना से कहा, बस ठीक ही हूँ, तुम्हारे बिगड़ैल बेटे को झेल रही हूँ। अवंतिका ने गहरी उदासी से कहा, बेटे को झेल रही हूँ? यह सच हो सकता है? लेकिन साहिल मेरा बेटा है, इसकी क्या गारंटी है? आलोक ने हंसकर पूछा। क्योंकि सुकेश तो बहुत सीधा था, शौकीन तो तुम ही थे। अवंतिका भी हंसी। तुम कहती हो तो चलो मान लेता हूँ, लेकिन असल बात बताओ ना कि क्या चाहती हो? आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया? आलोक ने आगे पूछा तो अवंतिका कुछ देर के लिए चुप हो गई। बस यूं ही जरा परेशान थी। बेटा मेरा कहने में नहीं, शायद पिता का साया किशोर होते बेटे के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अब पिता कहाँ से लाऊं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो साहिल दिनों दिन बदतमीज़ होता जा रहा है। कुछ भी कहो तो पलट कर जवाब देता। अवंतिका ने रात की बात बताते हुए आलोक के सामने दिल खोल कर रख दिया। देखो अवंतिका, यह सही है कि पिता का साया बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या पिता के होते ही बच्चे नहीं बिगड़ते? दरअसल यह उम्र सागर की लहरों की तरह होती है, इसमें उछाल आना स्वाभाविक है। यह अलग बात है कि किसी में उछाल कम तो किसी में अधिक होता है। जिस तरह किनारे से लगते लगते लहर शांत हो जाती है, उसी तरह उम्र का उफान भी समय के साथ धीमा पड़ने लगता। आज की टीनेजर पीढ़ी को अपने रास्ते में बाधा स्वीकार नहीं है। हमें धीरज रखना चाहिए। कभी कभी कुछ समस्याओं का हल सिर्फ समय होता है। आलोक ने कहा तो अवंतिका को इसकी बात में सच्चाई नजर आई। सुनो, क्यों न तुम साहिल को किसी हॉस्टल भेज दो? हो सकता है कि वहाँ के अनुशासन में कुछ बात बन जाए। मेरी मदद चाहिए तो बेझिझक कहूँ, आलोक ने आगे कहा। अवंतिका की तरफ कोई एक राह सूझी। आलोक सही ही तो कह रहा था कि कुछ समस्याएं समय के साथ अपने आप हल हो जाती। हाँ, हम ही उनके साथ जीने की आदत डाल लेते हैं। डांटने फटकारने से तो उल्टे बात और बिगड़ सकती है। हो सकता है कि समय के साथ समझदारी खुद ब खुद आ जाए। ना भी वो आएगी तो क्या कर लूँगी? बांधे हुए तो जानवर भी नहीं टिकते। इसे हॉस्टल में भेजने की कोशिश भी नहीं करके देखी जा सकती। अवंतिका सोचने लगी। हेलो हेलो, आलोक फ़ोन पर ही था। उसकी बात सुनकर अवंतिका वर्तमान में आई, बोली, तुम सही कह रहे थे, यही ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, तुम साहिल के लिए किसी अच्छे हॉस्टल का पता बता कर बताओ ना। फिर अवंतिका ने कुछ देर इधर उधर की बात करके फ़ोन रख दिया। कौन जाने कभी बबूल का पौधा अपने असली गुण ही पहचान ले। सोच अवंतिका ने एक लंबी सांस खींची। सोच की दिशा बदलते ही वह बेहद हल्की हो गई थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आज का ज़माना ही ऐसा है, स्मार्टफोन और यूट्यूब का। दोस्तों, हम लोगों को अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी पसंद आया हो या ना भी आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।